हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द वेव ऑप्टिक्स। सो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं, व्हाट इज द वेव ऑप्टिक्स। और आप सभी बच्चों को पता है व्हाट इज द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। और आज के इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं स्टडी ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जो आज के चैप्टर में हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ब्रीफ थ्योरी ऑफ लाइट, या फिर हम बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइट। मींस हिस्ट्री में कौन कौन सी थ्योरीज आई ऑन लाइट, वो आज हम स्टडी करेंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम विद आरके सर। सो आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि लाइट क्या है। एक हमने स्विच ही तो ऑन करना है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास लाइट आ जाती है, बिल्कुल सिंपल जैसा है। बट बच्चों, ये इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत बड़ा समुद्र है एक नॉलेज का, जिसके ऊपर एक बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज आई थी। हाँ, कुछ इसमें से हमारी पुट फॉरवर्ड हुई और कुछ इसमें से डिस्कार्ड हो गई। तो आप सभी बच्चों ने भी ये सुना होगा कि लाइट एज ए वेव एज वेल एज ए पार्टिकल। लेकिन ये आज के मॉडर्न एरा में आपने सुना है, लेकिन सदियों से यही कंट्राडिक्शन आती जा रही थी, यही डिस्कशन आती जा रही थी कि लाइट एक वेव है या एक पार्टिकल है। उसके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। कुछ उसमें से हमने एक्सेप्ट कर ली, कुछ को हमने डिस्कार्ड कर दिया, और इस तरह से आज के मॉडर्न एरा में हमने लाइट को एज ए वेव और एज ए पार्टिकल हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। मींस हमने इसका ड्यूल नेचर कर लिया है, इसका एक्सेप्ट। सो डिफरेंट कौन कौन सी थ्योरीज आई थी, उसके ऊपर आज हम ब्रीफ स्टडी करने जा रहे हैं। सो इसी कड़ी में हम सबसे पहले थ्योरी स्टडी करते हैं। यस, फर्स्ट इज द न्यूटन्स corpuscular theory of light। सो इसमें इस कड़ी में जो सबसे फर्स्ट थ्योरी है दैट इज द न्यूटन corpuscular theory of light, जो आई थी इन 1675। हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे द सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले डिफाइन किया था, और ये जो थ्योरी थी ये थी कर्पस्कुलर थ्योरी। मींस कर्पस्कल्स मींस स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। और ये सबसे पहले बात की थी इसके बारे में आर्ग्यू दिया था बाय डेस्कार्ट इन 1637, और इसी का पुट फॉरवर्ड किया हमारे ग्रेट साइंटिस्ट द सर आइजैक न्यूटन। और उन्होंने 1675 में एक थ्योरी दी, दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी। अब जो इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक लाइट सोर्स है, लेट अस सपोज मेरे पास एक बल्ब है, ये मेरे पास एक बल्ब। तो जब भी हम बल्ब को ऑन करते हैं तो न्यूटन ने सबसे पहले बात की कि जो ये हमारे पास लाइट सोर्स है एवरी ल्यूमिनस पार्टिकल, तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आया एवरी ल्यूमिनस बॉडी। हम एवरी ल्यूमिनस बॉडी या फिर हम क्या बोल सकते हैं लाइट सोर्स, लाइट का सोर्स मान सकते हैं। ये लेट अस सपोज मेरे पास एक बल्ब है, ये क्या करेगा, ये एमिट करेगा डिफरेंट साइज के टाइनी पार्टिकल अपने सराउंडिंग के मीडियम में। सो उन्होंने जो सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया एवरी ल्यूमिनस बॉडी या फिर एवरी लाइट सोर्स एमिट large number of particles in a medium surrounding by source। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल थे उन्होंने इनका नाम दिया कर्पस्कल्स। और ये कर्पस्कल्स क्या होते हैं, स्मॉल या फिर हम क्या बोलते हैं
tiny particle. So, मैंने आपको यहां बताया था कि ये हमारे पास बल्ब है, तो जैसे हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो ये क्या एमिट करना शुरू कर देगा, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स, और इन्हीं डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, और ये डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल कहां होंगे, उस सोर्स के मीडियम में जो उसके सराउंडिंग होगा वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एमिट होंगे, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड corpuscles, और corpuscles मैंने आपको बता दिए, यस दैट इज द स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. सो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड, these particles are perfectly rigid, elastic and weightless. अब बच्चों इसमें हमने बताया कि परफेक्टली रिजिड. रिजिड मींस इनकी कोई ना कोई डेफिनेट शेप होगी. नॉट लाइक ये मींस हमारे पास ना तो लिक्विड की तरह है और ना ही गैसेस की तरह है. मींस ये हमारे पास रिजिड है. रिजिड मींस इनकी कोई ना कोई डेफिनेट शेप होगी. तो इनका फर्स्ट पॉइंट था कि ये क्या है, सॉरी यहाँ पे है रिजिड है और परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक मींस कि जितना, लेट अस सपोज हम एक इलास्टिक बॉल को हम यहां से फेंकते हैं वो सेम हाइट पे वापस आ जाती है. तो इन्होंने बोला कि ये क्या है, ये जो हमारे पास सोर्स है, सोर्स का एमिट कर रहा है लाइट. लेट अस सपोज हमारे पास ये लाइट है और ये लाइट अगर एमिट कर रहा है तो ये किससे बनी होती है, स्मॉल टाइनी पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड corpuscles. और ये इलास्टिक है, मींस जितनी स्पीड के साथ आएंगे उतनी ही स्पीड के साथ टकरा के क्या करेंगे, ये वापस चले जाएंगे. सो मींस परफेक्टली इलास्टिक. और इसी का बेस मान के उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था. ऑन द बेसिस ऑफ दिस उन्होंने बताया था रिफ्लेक्शन. और रिफ्लेक्शन उन्होंने कैसे बताया था कि जब भी ये पार्टिकल किसी मीडियम के साथ टकराएंगे मींस तब वो क्या करेंगे, इसको रिपेल. और जैसे ही इसको रिपेल करेंगे, रिपेल करने से क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्शन आ जाएगी. और ये परफेक्टली इलास्टिक था. और साथ में उन्होंने बताया था कि दीज आर वेटलेस. अब मुझे वेटलेस क्यों माना, कि जब भी लाइट सोर्स एमिट करेगा लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, तो लेट अस सपोज मैंने जैसे ही बल्ब ऑन किया तो वहां से लाइट में से corpuscles निकलना शुरू हुए. अगर उनका कोई ना कोई वेट होगा तो वो क्या करेंगे, हमारे हेड पे, हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे स्ट्राइक करेंगे. तो उन्होंने क्या सिंपली बोल दिया कि दीज आर वेटलेस. ये आप अंडरस्टूड कर गए. सो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि दीज आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, उनको उन्होंने corpuscles बोला. सेकंड उन्होंने बोला कि दीज आर रिजिड, इलास्टिक एंड वेटलेस. सो अब इसके बाद है जिसका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दीज corpuscles moves in a straight line. स्ट्रेट कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में विथ वेरी हाई स्पीड. और उन्होंने क्या बताया था कि ये जो है मूव करते हैं इन स्ट्रेट लाइन विथ वेरी हाई स्पीड. और उन्होंने साथ में बताया था कि इनकी जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है, स्पीड विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम में. तो थर्ड पॉइंट इसका आ गया कि ये क्या करते हैं, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और मूव करेंगे विद वेरी हाई स्पीड. लेकिन इनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी, ये हमने बता दिया था. इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, सेंसेशन ऑफ लाइट. जो हमें लाइट है वो कब दिखाई देती, सेंसेशन ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन corpuscles strikes on the retina. कि हमें कब दिखाई देंगे, कि जब ये corpuscles जो है वो टकरा के हमारे रेटिना पे आएंगे तो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा. तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. एंड फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंट कलर्स
लाइट, कि जो हमारे पास कलर के जो लाइट के जो कलर्स आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ corpuscles। उन्होंने ऐसे बता दिया कि जो हमें डिफरेंट कलर्स लाइट के दिखाई दे रहे हैं वो किनकी वजह से है, डिफरेंट साइजेस। जैसे मैंने यहाँ आपको बता दिया था कि लेट अस सपोज हमारे पास जो कलर थे दिस में विबग्योर, तो लेट अस सपोज उन्होंने बोला कि वायलेट जो है उसका साइज सबसे कम है, और इसी तरह से उन्होंने अज्यूम कर लिया कि जो रेड है उसका जो साइज पार्टिकल का साइज है मींस corpuscles का साइज है वो क्या है, लार्ज। सो ये उन्होंने अपनी थ्योरी में बता दिया। अब यहाँ पे ये जो थ्योरी थी इसके जो एडवांटेजेस हम बात कर सकते हैं। एडवांटेजेस ये थी कि फर्स्ट ये क्या बता सका था, यस उन्होंने बताया था corpuscles है, और corpuscles से उन्होंने फर्स्ट बता दिया था रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया उन्होंने। सेकंड उन्होंने बता दिया था रिफ्रैक्शन के बारे में। अब रिफ्लेक्शन कैसे बताया था उन्होंने, रिफ्लेक्शन उन्होंने बताया था कि जब भी पार्टिकल स्ट्राइक्स करेंगे मींस corpuscles स्ट्राइक करेंगे डिफरेंट मीडियम पे, जिस मीडियम के साथ टकरा के वापस जाएंगे वो इसको क्या कर रहे थे, रिपेल। तो इन्होंने ये कांसेप्ट बता दिया कि जब भी corpuscles स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करके वापस जाएंगे तो वो किसकी वजह से, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन दैट मीडियम। और जब उन्होंने रिफ्रैक्शन की बात की कि जब भी पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो वो किसकी वजह से, यस तो क्या होगा उसके बीच में, अट्रैक्शन। तो ये सिंपली क्या बता सके, रिफ्लेक्शन के बारे में बता सके और रिफ्रैक्शन के बारे में बता सके। ये तो थी इसकी एडवांटेजेस। लेकिन ये थ्योरी जो थी वो फेल हो गई थी। वो कैसे फेल हो गई थी, फर्स्ट अब बच्चों जब भी लाइट किसी भी मीडियम पे स्ट्राइक करती है, लेट अस सपोज ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, तो लेट अस सपोज इसमें 95% अगर वापस जा रही है तो 5% यहाँ पे क्या होगी, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। या फिर यहाँ पे 100% में से अगर देखेंगे तो 95% यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो 5% ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी, जो ये थ्योरी नहीं बता पाई थी। अब क्यों नहीं बता पाई थी, क्योंकि उन्होंने ये बात कर दी कि जब भी लाइट स्ट्राइक करेगी रिफ्लेक्ट तभी होगी जब वो क्या करेगी, रिपेल। लेकिन पार्शियल रिफ्लेक्शन मींस पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ये बता नहीं पाई थी। पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को क्यों नहीं बता पाई थी, ये इसके ड्रॉबैक्स में लिख लेते हैं। तो एडवांटेजेस में मैंने बता दिया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बता पाई थी, लेकिन ड्रॉबैक्स क्या है इसकी, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को नहीं बता पाई थी। सो सेकंड जो ये नहीं बता पाई थी, ना तो ये इंटरफेरेंस के बारे में बता पाई थी, ना तो ये डायफ्रैक्शन के बारे में बता पाई थी, एंड ये पोलराइजेशन के बारे में भी नहीं बता पाई थी। ये ना तो पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बता पाई थी, और इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को भी ये बता नहीं पाई थी। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि डिफरेंट स्पीड होगी डिफरेंट मीडियम में, लेकिन इन्होंने बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर में ज्यादा है और जो हमारा रेयर है उसमें कम है। मींस हम ऐसे बोल सकते हैं वाटर में स्पीड वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इन द एयर। लेकिन ये बाद में प्रूव कर दिया था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इन वाटर या फिर इन डेंसर मीडियम। और ये सबसे पहले बताया था फौकाल्ट ने इन 1850 में बता दिया था, और इसी की वजह से इनकी ये थ्योरीज थी जो थी हमने इसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया था। दैट इज द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज द न्यूटन corpuscles थ्योरी ऑफ लाइट। सो ये थी हमारे पास फर्स्ट थ्योरी। अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरी। अब ये जो थ्योरी थी हमारी न्यूटन की corpuscles थ्योरी, ये 90 से 95% इसको हमने क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। अब ये क्यों किया था, इससे बाद हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरी।
Next theory is the wave theory of light. Second is the wave theory of light. और ये जो दी थी that is the हाइजन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी. सो दिस इज द हाइजन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट और ये आई थी इन 1678. बच्चों ये उसी एरा में थी जिस एरा में न्यूटन ने थ्योरी दी थी, लेकिन न्यूटन ग्रेट साइंटिस्ट थे तो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला होगा उस टाइम. अब इन्होंने क्या बोला, जो फर्स्ट इसका पॉइंट वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उन्होंने ऐसे बोला द लाइट travel in the form of longitudinal wave. Longitudinal waves या हम इसको मैकेनिकल वेव भी बोल सकते हैं. मैकेनिकल वेव which travel with uniform वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं हम, यूनिफॉर्म स्पीड इन होमोजेनियस मीडियम. होमोजेनियस मीडियम में ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है. अब जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं या मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इसको हम रिकॉल कर लेते हैं. मैकेनिकल वेव्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं दैट रिक्वायर्ड अ मीडियम. ये जो पॉइंट था इनका फेल हो गया था. ये कैसे फेल हो गया था मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूं. इसके बाद मैं इसका करता हूं सेकंड पॉइंट. जो सेकंड पॉइंट था, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ. और ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो डिफरेंट लाइट जो कलर्स हैं और डिफरेंट वो किसकी वजह से है, वेवलेंथ से. ये भी प्रूव्ड है तो हम इसको सही मान सकते हैं, इसको सही नहीं मानेंगे. अब कैसे नहीं मानेंगे, जो ने थर्ड पॉइंट बताया था, दे गिव्स द हाइपोथेटिकल मीडियम. और वो मीडियम कौन सा था, दैट इज द ल्यूमिनिफाइज ईथर या फिर हम सिंपली ईथर भी बोल सकते हैं. अब ये इन्होंने ईथर कांसेप्ट क्यों दिया, क्यों, लेट अस सपोज उन्होंने इनको बोल दिया लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को क्या चाहिए होता है, मीडियम. लेट अस सपोज हमारे पास सन है, ये हमारे पास सन है और सन क्या एमिट कर रहा है, लाइट. और ये हमारे पास लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, अर्थ. अब यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है और लाइट ट्रेवल होके हमारे अर्थ पे पहुंच रही है. अर्थ में तो कुछ ना कुछ मीडियम है, एयर मीडियम है हमारे पास, वाटर मीडियम है. लेकिन लोगों ने पूछा कि भाई यहाँ पे ये कैसे ट्रेवल हो रही है, यहाँ पर तो वैक्यूम है. और ये अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहाँ मूव करती है, जहाँ पे कोई मीडियम होगा. लेकिन भाई यहाँ पे तो मीडियम है नहीं, यहाँ पे है वैक्यूम. तो ये लाइट कैसे ट्रेवल करती है, तो उन्होंने इसके लिए क्या बोल दिया कि जो हमारे पास ईथर, उन्होंने कंसेप्ट दे दिया ईथर का, कि एक ऐसा हमारे पास मीडियम है दैट इज ईथर. दैट इज सपोज इसमें सारा हमारा बोल सकते हैं ईथर बना हुआ है, कि जहां भी कुछ नहीं होगा वहां पे क्या होगा, ईथर. अब लोगों ने पूछा कि भाई यहाँ ईथर है तो बताओ ईथर कहाँ है. तो उन्होंने क्या बोल दिया कि उन्होंने बोल दिया कि इसकी जो है वो जीरो डेंसिटी है. अब जब जीरो डेंसिटी है तो दैट मीन्स वो फील होगा नहीं, मीन्स वो फील ही नहीं होगा. अब जीरो डेंसिटी होगी और उन्होंने इसको किस कंसेप्ट के आधार पर माना, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो जो लाइट है दैट इज मूव्स विद वेरी हाई स्पीड. और उन्होंने उसका कंसेप्ट यूज किया E अपॉन रो. E दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम. E that is the elasticity of medium and rho is density of medium. तो इलास्टिसिटी तो वेरी वेरी हाई है, वेरी वेरी हाई. और जो इसकी
उन्होंने बोल दिया कि जो डेंसिटी है वो क्या है, वेरी वेरी लो, डेंसिटी रो इज वेरी वेरी लो। तो जिससे क्या होगा कि स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अब सभी ने बोला कि हाँ भाई वो बताओ, वो हमें वो हमें दिखाई तो दे नहीं रही। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि वो क्या है, वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है। अब जो ट्रांसपेरेंट है तो वो हमें दिखाई भी नहीं देगी। तो उन्होंने क्या बता दिया कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, जो लाइट है वो किस फॉर्म में मूव करती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में है तो उन्होंने बोल दिया कि अगर वो है तो क्या है, पूरे पूरे सिस्टम में हमारे पास एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, दैट इज द ईथर, और ईथर की प्रेजेंस है। तो अब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जीरो डेंसिटी और परफेक्टली ट्रांसपेरेंसी करके इसको छोड़ दिया। लेकिन बाद में ये हमारे पास फेल हो गया, बिकॉज ईथर कोई ऐसा मीडियम था नहीं। लेकिन इनके कुछ एडवांटेजेस थे जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस, अब एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेजेस क्या था कि इसी के बेस पे हमने रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड था रिफ्रैक्शन, और इसके बाद था इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को हम इसको बता पाए। जो इंटरफेरेंस थी इसको तो जो हमारे पास थी इंटरफेरेंस, दैट इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हम इसी चैप्टर में करेंगे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो जो था 1801 में ये यंग्स ने बता दिया था कि इंटरफेरेंस कैसे होती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। तो ये हमारे पास तो प्रूव हो गया था कि ये हमारे पास वेवलेंथ भी प्रूव हो गया, और सेकंड उन्होंने बता दिया कि इंटरफेरेंस भी होती है हमारे पास। सेकंड जो थी दैट इज द वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी इन रेयर मीडियम, मींस रेयर मीडियम की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एयर की जो स्पीड है, एयर में स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। तो ये जो थी इसकी एडवांटेजेस थी, उसमें रिफ्लेक्शन बता दिया, रिफ्रैक्शन बता दिया, इंटरफेरेंस बता दी और डाइफ्रैक्शन बता दिया। अब ये कहाँ फेलियर, इनकी फेलियर कहाँ होगी। फर्स्ट फेलियर थी इनकी, ये रेक्टिलिनियर पाथ नहीं बता पाया, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन नहीं बता पाया। अब क्यों नहीं बता पाया होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो ये कैसे जा रही होगी, एज ए साउंड वेव, और साउंड वेव है तो दैट मींस इसकी जो वेव होगी कुछ इस तरीके से। तो बच्चों आपको ये देखने से लग रहा है कि ये इसका रेक्टिलिनियर पाथ नहीं है। और इसके बाद जो थे ये क्या नहीं बता पाए थे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाए थे, इफेक्ट नहीं बता पाए थे, और साथ में क्या था, ये पोलराइजेशन को भी नहीं बता पाए थे, पोलराइजेशन को भी ये बता नहीं पाए थे। और थर्ड, क्योंकि ये ईथर का कोई कंसेप्ट था नहीं, तो मींस ये ईथर को भी नहीं बता पाए थे कि ईथर कोई मीडियम होता है या नहीं। तो ये इसके तीन फेलियर्स आ गए इसके, कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन नहीं बता पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाया था, पोलराइजेशन, और साथ में ये नो ईथर, ये ईथर है या नहीं है इसकी प्रेजेंस को भी नहीं बता पाया। तो ये थी हमारे पास सेकंड थ्योरी, दैट इज द वेव थ्योरी, दैट इज द हाइजेन थ्योरी। सो अब हम इसके नेक्स्ट करते हैं थर्ड थ्योरी। जो नेक्स्ट थ्योरी दैट इज द थर्ड थ्योरी, वो थी मैक्सवेल। थर्ड इज द थर्ड थ्योरी इज द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट, और ये आई थी 1864 में। हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। अब बच्चों जो मैक्सवेल ने बोला था कि जो लाइट है, लाइट इज बेसिकली या सिंपली, या हम इसको सिंपली बोल सकते हैं, सिंपली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
बड़ी कंफ्यूजन जो थी हमारे पास, कंफ्यूजन जो थी कि दैट इज लाइट ट्रेवल इन एवरी मीडियम, वो उन्होंने इस कंफ्यूजन को ना दूर कर दिया कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन इन्होंने दूर कर दी। अब बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, और ये किसी भी मीडियम में पास कर सकते हैं, तो इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। सेकंड, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो बाद में कैलकुलेट हुई थी दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये थी वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास सिमिलर आ रही थी, इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ से तो दो कंफ्यूजन है यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि लाइट जो है वो है किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, दिस इज द ट्रांसवर्स इन नेचर। और सो बच्चों यहाँ से एक तो हमारे पास पता चल गया कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है, और सेकंड क्या था इसकी वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह नहीं है, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव थी दैट मींस साउंड वेव, और साउंड वेव की जो वैल्यू थी दैट इज 380 मीटर पर सेकेंड, और इसका मतलब ये वैल्यूज तो है नहीं लाइट की, तो दैट मींस वो वहां से भी रेक्टिफाई हो गया, जो हमारे पास वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी हाइजेनबर्ग। तो ये हमारे पास थी थर्ड थ्योरी। अब फोर्थ थ्योरी आएगी मैक्स प्लैंक्स की, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो लाइट है, लाइट propagate in the form of photon। ये किस फॉर्म में मूव करती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन्स क्या होते हैं, दिस इज द बंडल्स ऑफ पैकेट्स, ये बंडल्स हो सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब ये क्या आ गया, अब ये बंडल ऑफ पैकेट्स है या फिर हम इसको फोटोन बोल सकते हैं। बच्चों अगर इसको हम सुपरफिशियली माने तो जैसे हमने जो सेकंड चैप्टर किया था दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम बोलते थे करंट मूव करता है किसी वायर में एक जगह से दूसरी जगह पे। तो करंट की मूवमेंट को हम कैसे डिफाइन करते थे कि करंट किसकी वजह से बना होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट का मूव करना क्या मतलब हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करे तो हम उसी को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन। इन सिमिलर वेज हम माने तो लाइट कैसे मूव करती है, इन फोटोन, मींस अगर फोटोन मूव करे तो दैट मींस लाइट भी मूव करती है। तो ये हमारे पास बताया था मैक्स प्लैंक्स ने। सो उन्होंने इस तरीके से माना था कि जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते थे किसी वायर में, उसी तरह से लाइट मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और फोटोन्स क्या होते हैं, मासलेस पार्टिकल। तो यहां से हमारे पास ये पता चल गया कि जो लाइट के जो पार्टिकल के हैं उनका मास नहीं होता है। सो ये जो एक्सप्लेन, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई थी फर्स्ट, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो आइंस्टाइन ने 1905 में बताया था कि दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स प्लैंक्स। और सेकंड जो था वो कॉम्पटन इफेक्ट भी हमारे पास वेरीफाई हो चुका था, किसकी वजह से, भाई कॉम्पटन ने इसको कॉम्पटन इफेक्ट को भी वेरीफाई कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स प्लैंक्स थ्योरी। तो ये हमारे पास फोर्थ थ्योरीज आ गई है। एंड लास्ट वन, सॉरी यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं, किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी,
डज नॉट एक्सप्लेन, मतलब इसकी फेलियर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं या फेलियर्स बोल सकते हैं। ये क्या क्या नहीं बता सकी थी, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस आ गए, हम इसको एडवांटेज से बोल सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेजेस, और ये क्या इसकी आ गई फेलियर्स या फिर डिसएडवांटेजेस। अब इसके लास्ट में जो थ्योरी आती है दैट इज डी ब्रोगली थ्योरी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं प्योर नेचर ऑफ लाइट। सो मीन्स लाइट जो है वो वेव भी थी प्लस पार्टिकल भी थी, ये बताया था डी ब्रोगली ने। अब कैसे, अभी तक हम ये पता कर चुके हैं कि जो हमारे पास लाइट है वेव कैसे इन टर्म ऑफ वेव कैसे आएगी, और वेव के लिए हमने बता दिया था कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डाइफ्रैक्शन, ये सभी के सभी हमें क्या बताते थे वेव नेचर। और हमारे पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सभी के सभी क्या थे पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर पा रहे थे। अब यहां पर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो डी ब्रोगली ने अल्टीमेटली एक यूज किया इफेक्ट दैट इज द नेचर लव सिमेट्री। अब यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर प्लस रेडिएशंस। अब मैटर में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जैसे कि मैटर आप सभी ने अंडरस्टैंड किया है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कि कोई भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल उसके साथ क्या होती है वेव। इन सिमिलर वेज अगर रेडिएशन है तो रेडिएशन का जो कॉज आएगा दैट इज द रेडिएशन जो है दैट इज मेड अप ऑफ मैटर। सो मैटर के साथ कहती है वेव, मींस ये पार्टिकल नेचर भी आएगा और इसका और साथ में क्या आएगा इसका वेव नेचर भी आएगा। सो यहाँ पर अभी तक हमने डिफरेंट थ्योरीज स्टडी की हैं। सबसे फर्स्ट हमने की थी यस न्यूटन कर्पसल थ्योरी, और न्यूटन कर्पसल थ्योरीज तो मैक्सिमम फेल हो गई थी क्योंकि उसमें मैक्सिमम जितने भी रूल थे वो नेक्स्ट थ्योरी ने उसको फेल कर दिया। इसके बाद आई थी हमारे पास थ्योरी दैट इज द हाइजन थ्योरी, और हाइजन थ्योरी भी मैक्सिमम एक पॉइंट को छोड़ के वो बाकी सारी वैलिड थी। इसके बाद आई थी हमारे पास दैट इज द मैक्सवेल थ्योरी, और मैक्सवेल थ्योरी भी वैलिड हो गई थी क्योंकि इसने सभी के सभी पॉइंट्स इसके करेक्ट थे। इसके बाद आई थी मैक्स प्लैंक्स, और मैक्स प्लैंक्स की जो थ्योरी थी वो भी मैक्सिमम सारे इसके पॉइंट मतलब 100% बोल सकते हैं इसको ट्रू। और इसके बाद जो आई थी डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने बता दिया था कि लाइट हैज वेव एज वेल एज पार्टिकल। और यहाँ तक जो थी ये बच्चों स्टडी थी, सिर्फ हम इसमें क्या कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ लाइट। तो हिस्ट्री ऑफ लाइट यहाँ तक हो चुकी है, लेकिन जो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं दैट इज द हाइजन प्रिंसिपल, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छा है और हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट हाइजन प्रिंसिपल। अब हम करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें बोर्ड में भी आएगा दैट इज द हाइजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज द हाइजन्स प्रिंसिपल। अब हाइजन्स प्रिंसिपल को आपने अंडरस्टैंड करना है तो इसमें एक टर्म आएगी वेव फ्रंट, और अगर आपने वेव फ्रंट को अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा एक वाटर के सोर्स के पास। आप एक बाल्टी, एक टब,
एक पॉन्ड, आप कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ पे एक आप पत्थर गिराएंगे उस वाटर सोर्स के बीच में। अब पत्थर के अलावा कुछ भी गिराएंगे, अगर मान लो अगर बाल्टी है, अगर आप उसको किक भी करेंगे तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशंस बनना शुरू हो जाएंगी। अब उन्हीं वाइब्रेशंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक वाटर का, लेट अस सपोज ये पॉन्ड है और मैं यहाँ पे एक पत्थर फेंकता हूँ इसके बीच में, तो आपने देखा होगा वहां पे कुछ आपको सर्कुलर सर्कुलर ऐसे कुछ दिखाई देगा और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ये एंड पे पहुंच जाएगा उस वाटर सोर्स के पास। ये तो आपने सभी ने ऑब्जर्व किया है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपको पानी की जो दीवार है आपको लगेगी यहाँ से, और इसमें खास बात ये है कि जितना डिस्टेंस उसका इस तरफ होगा उतना डिस्टेंस उतना डिस्टेंस यहाँ पे, ये एक सर्कल जो होगा उसका, वो एक सर्कुलर पाथ जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा सभी डायरेक्शन में। मींस जो पानी की जो आपको दीवार दिखेगी वो उसके सभी पॉइंट्स में सेम डिस्टेंस पे होगी और सेम डिस्टेंस, लेट अस सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर होगा, इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर और इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर। तो ये वेव धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीज होती होती यहाँ तक पहुंच जाएगी और ये जो वेव बनेगी उसका फर्स्ट फेज, उसी को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या हुआ, और ये वेव फ्रंट हमारे पास वाटर में है, ये किसमें है, वाटर में है, और वाटर क्या था, 2 डायमेंशन। तो ये जो वेव फ्रंट बनेंगे दीज आर सर्कुलर वेव फ्रंट, और ये किसके हैं, दिस इज फॉर वाटर। वाटर के लिए जो हमारे पास आएंगे दैट इज द सर्कुलर वेव फ्रंट। लेकिन अब हम बात करें लाइट की, तो लाइट के लिए सपोज मैं बल्ब ले लेता हूं, तो बल्ब की लाइट एक्स एक्सिस में भी जाएगी, वाई एक्सिस में भी जाएगी और जेड एक्सिस में जाएगी, मींस 3 डायमेंशन में जाएगी। जब 3 डायमेंशन में जाएगी तो उसका जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरीके से, लेट अस सपोज दिस इज अ पॉइंट, तो लेट अस सपोज यहां से वेव निकलना शुरू, दिस इज द फर्स्ट वेव, इस तरफ ऐसे ही वेव कुछ ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे ही वेव कुछ इस तरफ जाएगी, ऐसी वेव कुछ इस तरफ जाएगी, ऐसी वेव इस एक्सिस में जाएगी, ऐसी वेव इनवर्ट जाएगी। तो आप देखेंगे कि लेट अस सपोज मैं इसको डिस्टेंस x मान रहा हूं, सो दिस इज द x1, ये डिस्टेंस जो नेक्स्ट जो वेव फ्रंट है उसके लिए x2, जो x1 का डिस्टेंस जितना भी इसके सर्कुलर वेव फ्रंट पे होगा, मींस यहां पे क्रेस्ट आना शुरू हो जाएगी, और नेक्स्ट पे फिर x2 पे, और x2 के सेम डिस्टेंस पे अगेन यहाँ पे क्रेस्ट आना शुरू हो जाएगी, जो मैं ये सर्कल शो कर रहा हूँ। अब ये क्रेस्ट आने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम पत्थर किसी पॉन्ड में फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकने का मतलब हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं उस वाटर पॉन्ड में। अब क्या होगा, क्या, क्योंकि वाटर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, तो जैसे ही यहाँ पे ये स्टोन जाएगा तो स्टोन इस को अपनी एनर्जी दे देगा। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंच नहीं सकता है, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है अपनी एनर्जी देगा नेक्स्ट को, तो जिससे क्या होगा, ये अपर डायरेक्शन में चला जाएगा। अब ये वाटर फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और इस तरह से नेक्स्ट को देगा, और इस तरीके से ये वाइब्रेशन आपकी ऑसिलेशंस धीरे धीरे पहुंचते यहाँ तक एंड तक पहुंच जाएगी। मींस क्या हो रहा है कि सेम डिस्टेंस पे जो वाइब्रेशन आ रही है, वाइब्रेशन उसका जो फेज है वो क्या रहा है, सेम, एट सेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना था, लेट अस सपोज मैंने स्टार्टिंग में माना था x1, और लेट अस सपोज 1 सेकंड, मींस टाइम भी क्या आ रहा है, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस पे आप देखेंगे वाइब्रेशन जो है वो फेज में है। फेज मींस उतने डिस्टेंस पे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर ये हमारे पास लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज द x1, तो आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसके अराउंड में भी इस तरीके से वेव फ्रंट बनना शुरू होंगे, और these are called as wave front. So this is called as wave front. अब लेट अस सपोज हमारे पास कोई वेव जा रही है, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी अंडरस्टैंड किया, y is equal to a sin of omega t plus kx, और इस टर्म को हम क्या बोलते थे, फेज। आप देखेंगे कि जो सेम डिस्टेंस पे सेम टाइम पे जो पार्टिकल है दैट आर इन द फेज, मतलब उनका फेज क्या आएगा,
सेम फेज आएगा, मीन्स हम इसको अगर ड्रॉ करना चाहे तो फर्स्ट पार्टिकल भी यहाँ पे जा रहा है, उसका इस तरफ वाला पार्टिकल वो भी ऐसे करके जा रहा है, तो ये सारे क्या है, इन फेज। तो ये हमें बता रहा था, ये था हमारे पास वाटर वेव फ्रंट, और ये हमारे पास क्या है, लाइट वेव फ्रंट। बिकॉज दिस इज इन द 3 डायमेंशन, सो दिस इज कॉल्ड एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो 2 डायमेंशन के लिए सर्कुलर और 3 डायमेंशन के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमें किसने बताया था सबसे पहले, हाइजन ने। सो व्हाट इज द वेव फ्रंट? It is the locus of all the particles of medium which are vibrated in the same phase. So इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट? इट इज अ लोकस, और लोकस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इसको है सेट ऑफ ऑल पॉइंट। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ये पॉइंट, तो ये क्या बना रहा है इसका सेट। So set of all point of particle of medium which are vibrating in same phase, that is called as wavefront। तो ये हमारे पास wavefront की डेफिनेशन आ गई है। मुझे लगता है बच्चों को ये सभी कुछ अंडरस्टैंड हेल्प हो चुका है कि जो हमारे पास जो लाइट सोर्स है उसके जो वेवफ्रंट आएंगे वो कहेंगे स्फेरिकल, और वो क्या होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट वेवफ्रंट है, तो जितना इसका डिस्टेंस है, लेट अस सपोज इसका x1, इस डिस्टेंस में इस तरफ भी क्या है x1, इस डायरेक्शन में भी क्या है x1, इस डायरेक्शन में भी क्या है x1, और सेम टाइम में, टाइम भी क्या आना चाहिए सेम, डिस्टेंस भी क्या आना चाहिए सेम, और सेम टाइम सेम डिस्टेंस में जो पार्टिकल आएंगे मीडियम के वो वाइब्रेट करेंगे इन सेम फेज। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट इज फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट। फर्स्ट जो है दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, और स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे हमेशा ही एक पॉइंट सोर्स के लिए। पॉइंट सोर्स जो आएगा लाइट का, लेट अस सपोज इट इज फॉर एग्जांपल इट इज ए बल्ब। बल्ब के लिए जो हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट, यहां से हम इसको क्या बोल सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट, तो इसके अराउंड में जो बनेंगे दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट बनना शुरू होंगे। दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकंड है दैट इज द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट किस लिए बनेंगे? लेट अस सपोज मेरे पास एक ट्यूब है, या एक हमारे पास ऐसा लाइट सोर्स है जो प्लेन है, तो इसके अराउंड जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? लेट अस सपोज इसको इसका में हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, तो सभी डायरेक्शन में इसका वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो आप देखेंगे इसका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जितना इसका वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में ये इस तरीके से आएंगे, और इसके जितने भी पार्टिकल हैं दे आर वाइब्रेट। अब इसको हम क्लियर इसको देख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये डिस्टेंस सभी का सेम होता है, तो ये बनेंगे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब थर्ड जो आएंगे दैट इज द प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनते हैं?
बच्चों ये हमारे पास है पॉइंट सोर्स, ये है सोर्स। जैसे जैसे इसका रेडियस इंक्रीज होता जाएगा और कर्वेचर इसका कम होता जाएगा, कर्वेचर हमारे पास ये है, ये कर्वेचर हमारा कम होना शुरू हो जाएगा, तो एक पॉइंट ऐसे आएगा। अगर हम इस पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो वेव फ्रंट है ये आएंगे प्लेन। ये कब पॉसिबल होगा, जब हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते चलेंगे तो हमारे पास ये जो सोर्स है वो कहाँ पे दिखना चाहिए, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे अगर सोर्स होगा तो हमें कौन से दिखाई देना शुरू होंगे, प्लेन वेव फ्रंट। और ये सिमिलर केस है सिलेंडर के लिए भी। अगर ये हमारे पास कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो ये इस तरीके से सिलेंडर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम इन्फिनिटी पे देखेंगे तो हमारे पास जो वेव फ्रंट आएंगे दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट। तो हमारे पास वेव फ्रंट की डेफिनेशन आ गई है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो ये हमारे पास आ गया। एंड टाइप्स कौन कौन से आ गए हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट कब बनेंगे, जब सोर्स कहाँ पे होगा, एट इंफिनिटी पे। सो दिस इज द हाइजेन प्रिंसिपल। और हाइजेन प्रिंसिपल में हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि व्हाट इज द वेव फ्रंट। अब हम करेंगे इसके प्रिंसिपल्स, कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट इज every point on wavefront, every point on wavefront, wavefront बोल सकते हैं या इसको हम क्या बोल सकते हैं, source of disturbance, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट। लेट अस सपोज ये हमारे पास वेव फ्रंट है, तो इसकी वजह से ये हमारे पास आ गया प्राइमरी वेव फ्रंट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। एक्ट एज सोर्स ऑफ फ्रेश बोल सकते हैं, या फिर इसके बोलते हैं सोर्स ऑफ न्यू वेवलेट्स। अब इसको कैसे मानते हैं, ये हमारे पास है सोर्स, तो दिस इज द प्राइमरी सोर्स। इसकी वजह से क्या होगा, ये बनेगा वेवलेट। तो इसकी वजह से ये आ गया हमारे पास प्राइमरी, ये था हमारे पास प्राइमरी, और इसकी वजह से ये बन रहा है दिस इज द वेवलेट। और ये सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस मींस इसके जितने भी पॉइंट्स आएंगे, लेट अस गो दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, तो ये क्या बनेगा, दिस इज द वेवलेट फॉर्म होंगे यहाँ पे। तो दिस इज द एवरी पॉइंट ऑन द वेवलेट इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, या इसको क्या बोलते हैं, वेवलेट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज डायरेक्शन of propagation of wave is always perpendicular to the wave front. Let's suppose ये हमारे पास था प्राइमरी सोर्स, इसकी वजह से क्या बनती है, वेवलेट्स। और वेवलेट्स क्या करते हैं, सोर्स बनते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स का, मतलब यहाँ पे हर पॉइंट जो है वो क्या बनेगा, सोर्स बन जाएगा। अब जितने भी ये पॉइंट्स हैं, अब आप देखेंगे ये है वेव, तो वेव यहाँ से यहाँ प्रोपेगेट हो रही है, या वेव यहाँ से यहाँ प्रोपेगेट हो रही है, यहाँ पे प्रोपेगेट मींस किसी भी डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हम देख लें, ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या आ रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर मींस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, कि
जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करेगी वो उस वेव फ्रंट के हमेशा क्या आएगी, परपेंडिकुलर। जैसे हम ये मान लेते हैं प्लेन वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट का जो आएगा वेव की डायरेक्शन आएगी इस डायरेक्शन में, या फिर ये इस डायरेक्शन में है तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा दिस इज द प्लेन बिकॉज सोर्स एज एट इंफिनिटी, तो ये आप देखेंगे दिस इज द परपेंडिकुलर। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट था कि हर पॉइंट जो है वो क्या एक्ट करेगा, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, और सेकंड क्या था कि जितने भी वेव्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द wavelets. So this is the second point, and this is the third point is study of wave can be understood by the studying of wave front। मीन्स अगर हम वेव की बात करें, ये हमारे पास वेव बनती है, सपोज ये इसका ट्रफ है, फिर क्रेस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रेस्ट, ट्रफ, फिर क्रेस्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वेव को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, वेव फ्रंट के बारे में। लेट अस सपोज ये ऐसे करके है, तो मैं मानता हूँ कि एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, एक वेव इस डायरेक्शन में, एक वेव इस डायरेक्शन में, इस तरह से ये वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स जा रही है। तो अगर इसकी डायरेक्शन देखनी हो तो हमें इसके बीच में भी कोई वेव बन जाएगी, इसके बीच में भी कोई वेव्स, इसके बीच में। तो अगर आप इन दोनों के बीच में देखेंगे तो नंबर ऑफ वेव की डायरेक्शन पता चल जाएगी। अगर इतना इनफाइनाइट्स देखने होंगे तो हम सिंपली किसकी स्टडी करेंगे, एक वेव फ्रंट की, और वेव फ्रंट किसकी स्टडी बता देगा, डायरेक्शन ऑफ वेव की, स्टडी ऑफ वेव की बता सकता है अगर हमें एक वेव फ्रंट के बारे में पता कर सके। So this is the third point, and next is the fourth point. New secondary wavefront are more effective in forward direction। जो हमारे वेवफ्रंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू बैकवर्ड। अब कैसे, लेट अस सपोज हम इसको बात करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द सोर्स, और सोर्स क्या करता है, सेकेंडरी वेवलेट का फॉर्मेशन करता है। लेट अस सपोज ये है, तो हमारे पास एक वेवफ्रंट बन गया है, मैं इसका इस कंप्लीट ना मानकर मैं इसका एक आर्क मान रहा हूँ, एक छोटा सा पार्ट। लेट अस सपोज दिस इज द ए, और इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। हर पॉइंट इसका अगेन एक सोर्स बन जाता है। जैसे कि ये है पॉइंट, ये इंक्रीज होता होता है कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगा, ये इंक्रीज होता होता कुछ इस तरीके से, और ये इंक्रीज होता होता, ये इंक्रीज होता होता, ये बन गए इसके वेवलेट। अब बच्चों इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, और ये, तो ये इसका फॉरवर्ड आ गया और ये इसका आ गया बैकवर्ड। और बच्चों मैंने बताया था कि जो इसका फॉरवर्ड है वो ही वेवफ्रंट, वो ही इतना इफेक्टिव है एज कंपेयर टू बैकवर्ड। अब ये क्यों है, इसको वाइस्ट एंड किरचॉफ ने मैथमेटिकली, वाइस्ट और किरचॉफ ने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया था। और मैथमेटिकली क्या प्रूव किया था कि ये जो है, मैथमेटिकली प्रूव किया था कि जो इसका एम्पलीट्यूड है एंड हेंस, और एम्पलीट्यूड से ही क्या बनती है, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी दैट इज डिपेंड्स अपॉन वन फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिकली फैक्टर। और ऑब्लिकली फैक्टर जो था दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये इन्होंने मैथमेटिकली प्रूव करके बता दिया था कि एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी दैट डिपेंड्स ऑन ऑब्लिकली फैक्टर, एंड ऑब्लिकली फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों आप बैकवर्ड देखेंगे, अगर ये एनर्जी इस डायरेक्शन में है तो हम बैकवर्ड की बात
बात करें तो ये एंगल कितना आएगा, दिस इज 180। सो बैकवर्ड के लिए कितना आएगा 180। सो दिस इज द 1 माइनस cos ऑफ 180 एंड cos 180 इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मींस बैक में इसकी इंटेंसिटी कितनी आ रही है 0। सो ये जो था ये इसका फोर्थ पॉइंट था कि ये फॉरवर्ड में ही इफेक्टिव होगी और बैकवर्ड में इफेक्टिव नहीं होगी। सो ये इसका आ गया फोर्थ पॉइंट। एंड इसका जो लास्ट पॉइंट है, सो दैट इज द लास्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट क्या था कि जो इसका रिजल्टेंट वेव फ्रंट at any point is given by tangent to all points on secondary wavelengths। मीन्स अगर हम रिजल्टेंट वेव फ्रंट निकालना चाहें, लेट अस सपोज ये था हमारे पास प्राइमरी और इसकी वजह से ये हमारे पास सिमिलरली हमने बताया था लेट अस दिस द AB, और इनकी वजह से यहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स बने थे। ये भी वेवलेट है, ये भी वेवलेट है, ये भी वेवलेट है, ये भी वेवलेट है। तो इसका रिजल्टेंट वेव फ्रंट निकालना चाहेंगे, वो कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसका क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर इसके ऊपर टेंजेंट, फिर इसके ऊपर टेंजेंट। तो जब हम इन सभी को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये था इसका स्फेरिकल, ये अगर फर्स्ट ऐसे आ रहा है, सेकंड इस तरीके से आएगा, थर्ड इस तरफ, फोर्थ इस तरफ। और ये कैसे पता चलेंगे, सिर्फ हम सिंपली क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सेकेंडरी। ये प्राइमरी था, दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट and this is the secondary wave front। और secondary wave front में हम सिंपली क्या करेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। सो ये थे हमारे पास हाइजेन प्रिंसिपल्स, और मुझे लगता है आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट क्या था कि जो प्राइमरी सोर्स है वो सेकेंडरी सोर्स क्रिएट करेगा, उसके जितने भी वेवलेट्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सेकेंडरी सोर्स बनेगा। सेकंड क्या था कि डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या था कि हम वेव की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट। इसके नेक्स्ट क्या था कि जो न्यू वेव फ्रंट आएगा वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इफेक्टिव होगा, बैकवर्ड में नहीं होगा। और लास्ट में कि रिजल्टेंट वेव फ्रंट हम बना सकते हैं सिंपली बाय ड्राइंग टेंजेंट ऑन द सेकेंडरी वेवलेट। अब जो इसी की बेस पे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट अस सपोज अगर एक सोर्स एट इंफिनिटी है और यहां से वेव्स आ रही हैं और आगे आपके पास कनकेव, ये कन्वेक्स मिरर रख दिया है, कन्वेक्स लेंस। तो जो वेवलेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बिकॉज इंफिनिटी पे है तो ये वेव्स है, और मैंने आपको बताया था वेव्स ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो वेवलेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, प्लेन। मींस अगर यहाँ से प्लेन आ रहे हैं तो इसमें ये लाइट्स कन्वर्स हो जाएगी और कन्वर्स होके इस पॉइंट पे। अब बच्चों इसको कैसे सोच सकते हैं, आप इसको उल्टा सोचिए। ये वेव फ्रंट है, अगर पॉइंट सोर्स है तो इस तरफ अगर वेव फ्रंट है तो ये किस तरीके से बनेंगे, यस कुछ इस तरीके से वेव फ्रंट बनेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस। अगर ये सिमिलर क्वेश्चंस है और यहाँ पे अगर मैंने कनकेव लेंस रख दिया है तो आप बच्चों को पता है कि ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे और ये क्या होती है इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से ज्वाइन होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका ये आ गया वेव फ्रंट, ये आ गया परपेंडिकुलर वेव फ्रंट। तो ये आ गया हमारे पास कौन से, प्लेन वेव फ्रंट। तो बच्चों ये प्लेन वेव फ्रंट है और ये सोर्स कहाँ पे है, एट इंफिनिटी।
पॉइंट सोर्स है। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो ये किस तरीके से आएगी, कुछ ये इसकी ये इस तरीके से आना शुरू हो जाएंगी क्या, वेव फ्रंट्स। अभी बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन है। लेट अस सपोज हमारे पास कनकेव मिरर के लिए है, तो ये लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी, तो ये बाद में कन्वर्ट्स होके इस पॉइंट पे मीट हो जाएगी। तो ये पॉइंट सोर्स है, ये परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर है, ये हमने जो पॉइंट बताया था। तो आप देखेंगे कि ये कुछ लाइट कुछ यहाँ से एमिट, ये लाइट इस तरफ से आ रही है, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। बच्चों इस तरह से अगर आपको कोई प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करने को आए तो आप हाइजेंस प्रिंसिपल लगा के उसके वेव फ्रंट निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए